हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तरुण स्टडी क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर 1000 लुसेंट का जो कि सीरीज ये चल रहा है, इसका ये जो कि सेकंड पार्ट है। इस सीजन का पहला पार्ट जो कि आप देख चुके हैं, इसका पार्ट 1 आप देख चुके होंगे और आप नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। और या फिर ऊपर में जो कि आई बटन में भी इसका लिंक मैं दे दूँगा, वहाँ से भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, इसका पहला पार्ट। तो पहला पार्ट जरूर देख लीजिएगा। उस वीडियो में जो कि हम जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन को देखेंगे, देख लिए थे। और इस वीडियो में जो कि हम 50 क्वेश्चन को देखेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं उस एग्जाम में सफलता हो, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। सभी क्वेश्चन के हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ यहाँ पर बताएंगे और ये सभी क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन में है क्या, देखिए पहला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 51। इससे पहले जो कि 50 तक आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं, और नहीं देखे हैं तो उसका लिंक ऊपर में आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन मेरा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा। ये सभी क्वेश्चन लुसेंट आपको मिल जाएगा। अगर आप लुसेंट पढ़े होंगे तो यहाँ पर एक टेस्ट को समझ कर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। याद रखिए कि भारत का जो कि राष्ट्रीय पशु कौन सा, वो बाघ हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में जो कि एक डिटेल वीडियो चैनल पूरा देखना, तो आप लोग एक बार कमेंट में लिख दीजिएगा। तो हम इस पर एक जो कि अलग से एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे। भारत के जितने भी यहाँ पर जो कि प्रतीक होते हैं, उन पशु पक्षी फल जानवर, उन सभी के बारे में थोड़ा डिटेल में बता देंगे। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो याद रखिएगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो वो मोर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ पर कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। ये क्वेश्चन जो कि कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो याद रखिएगा भारत का राष्ट्रीय जो कि जलीय जीव कौन सा है, तो वो गंगा डॉल्फिन हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ पर कि भारत का जो कि राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो याद रखिए भारत का राष्ट्रीय फल जो है वो आम को जो कि भारत का राष्ट्रीय फल कहा जाता है। अगर राष्ट्रीय पेड़ की बात करें तो वो बरगद, याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पर कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो याद रखिए भारत का राष्ट्रीय फूल जो कि कमल को फूल को जो कि राष्ट्रीय फूल के दर्जा यहाँ पर दिया गया है। आगे यहाँ पर देखिए भारत का राष्ट्रीय पेड़, चलिए आगे का क्वेश्चन याद रखिए बरगद भारत का राष्ट्रीय पेड़ हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 57 यहाँ पर ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो याद रखिए हॉकी को जो कि भारत का राष्ट्रीय खेल कहा जाता है। और हॉकी का जादूगर किसके नाम से जानते हैं, तो याद रखिए आपको हॉकी के जादूगर के नाम से जो कि यहाँ पर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। और याद रखिए अभी करंट की अगर बात करें तो हॉकी को जो कि यहाँ पर 13 वर्षों के बाद ओलंपिक में स्थान मिला है। याद रखिएगा हॉकी को 13 वर्षों के बाद जो कि ओलंपिक में स्थान मिला है। और ओलंपिक खेल कितने वर्षों का अंतराल पर होता है, याद रखिएगा ओलंपिक खेल जो कि 4 वर्षों के अंतराल पर ये जो कि होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ पर कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। तो याद रखिए भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, तो वो 3:2 जो कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है। भारत के राष्ट्रीय झंडे का डिजाइन किसने तैयार किया, ये आप सभी कमेंट में लिखेंगे। आप सभी के लिए क्वेश्चन रहा आज का कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की डिजाइन को किसने तैयार किया था, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चलिए आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 59 यहाँ पर कि भारत का राष्ट्रीय यानी कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा। तो याद रखिए भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा, तो भारत का राष्ट्रगान जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। और एक कवि यानी काव्य इसको जो कि पहली बार गाया गया था। तो याद रखिएगा इसको पहली बार जो कि 27 दिसंबर को गाया था, याद रखिएगा 27 दिसंबर 1911 को जो कि सर्वप्रथम इसमें गाया यानी कि कोलकाता अधिवेशन में इसे गाया गया था, याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रगान क्या है मेरा, तो भारत का राष्ट्रगान जो कि जनगण मन है और उसको गाने की अवधि कितनी है, तो वो 52 सेकेंड, याद रखिएगा कि भारत का राष्ट्रगान गाने की अवधि जो कि 52 सेकेंड की होती है। तो ये भी याद रखिएगा। और ये कब गाया गया, तो ये 27 दिसंबर 1911 को सर्वप्रथम कोलकाता में गाया गया था, इसे भी याद रखिएगा। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पर कि भारत का राष्ट्रीय गीत, देखिए राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत में फर्क होता है, याद रखिएगा। कभी यहाँ पर कन्फ्यूज मत कीजिएगा। यहाँ पर है भारत का राष्ट्रीय गीत तो याद रखिएगा भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। ये वंदे मातरम जो कि ये भारत का राष्ट्रीय गीत होता है। इसकी रचना किसने की, याद रखिए चलिए क्वेश्चन देखिए आ ही गया कि भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा कि भारत का राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की, ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया था। और इसे गाने के लिए कितने समय लगता है, याद रखिए कि इसको गाने के लिए जो कि 65 सेकंड का, सॉरी याद रखिए 65 सेकंड, ये 65 सेकंड इसके लिए यहाँ पर समय देना पड़ता है, याद रखिएगा। राष्ट्रगान को 52 सेकंड और राष्ट्रीय गीत के लिए जो कि 65 सेकंड का समय यहाँ पर दिया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 यहाँ पर कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था। तो याद रखिएगा महात्मा गांधी को जो कि राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। और इन्होंने कब कहा था, तो याद रखिएगा कि सबसे पहले जो कि 4 जून को इन्होंने 4 जून से जो कि रेडियो स्टेशन सिंगापुर से इन्होंने जनता के नाम जो कि एक संदेश प्रसारित किए थे, उन्होंने उसमें 4 जून 1944 याद रखिएगा कि 4 जून 1944 को इन्होंने जो कि सबसे पहले एक सिंगापुर रेलवे स्टेशन रेडियो स्टेशन से जो कि इन्होंने सबसे बार जो कि पहली बार जनता को एक
संदेश देना चाहा था, उसमें महात्मा गांधी को उन्होंने राष्ट्रपिता से संबोधित किया था। और उसके बाद जो कि दूसरी बार इन्होंने जो कि 6 जुलाई की इसके ठीक 1 महीना 2 दिन बाद 6 जुलाई को इन्होंने जो कि सिंगापुर से पुनः प्रसारण किया था एक संदेश। उसमें इन्होंने जो कि कहा था महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता। तो इन दोनों को याद रखिएगा, इन दोनों डेट को भी याद रखिएगा, और अगर डेट नहीं भी याद रहे तो 1944 जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 यहाँ पर कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। तो याद रखिएगा हमारे देश में जो 2 तरह के पंचांग चलते हैं, एक होता है जो शक संवत और एक होता है विक्रम संवत। हमारा राष्ट्रीय पंचांग जो होता है वो होता है शक संवत, और क्षेत्रीय पंचांग जो होता है वो विक्रम संवत होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 यहाँ पर कि राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है, जो कि हम बता चुके हैं, ये 52 सेकंड की अवधि होती है राष्ट्रगान गाने की अवधि, याद रखिएगा। ये सभी क्वेश्चन लूसेंट के हैं, और आप लूसेंट के क्वेश्चन को यानी कि पीडीएफ पूरा बुक को पढ़े होंगे तो आपको ये क्वेश्चन जो कि काफ़ी ईजी लग रहा होगा, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 65 यहाँ पर देखिएगा कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। हो सकता है यहाँ पर थोड़ा उसमें जो कि डिटेल में भी दिया हुआ हो, बट हम यहाँ पर केवल कुछ इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चन को ही कवर कराएंगे इस वीडियो में। यहाँ पर याद रखिएगा कि हेनरी बैक्सवेल को द्वारा जो कि यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी की खोज की गई थी, और ये कब की गई थी, तो याद रखिएगा कि 1896 ईस्वी में जो कि रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैक्सवेल के द्वारा किया गया था। तो उनको यह भी याद यानी कि डेट को भी याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पर कि पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है। तो याद रखिएगा पेस मेकर का संबंध किससे होता है, तो जो कि हृदय की जांच के लिए जो कि इसका प्रयोग किया जाता है पेस मेकर का, याद रखिएगा। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 67 यहाँ पर देखिएगा कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि, तो वो पीयूष ग्रंथि को जो कि मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि, याद रखिएगा। पीयूष ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि, ये तीनों जो कि एक ही नाम है, याद रखिएगा कि पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि और मास्टर ग्रंथि ये सभी एक ही नाम है। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 यहाँ पर कि कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है। तो याद रखिए कार्बन के जो कि 2 अपरूप है मुख्यतः, कार्बन के 2 अपरूप हीरा और ग्रेफाइट। उसमें भी याद कार्बन के मुख्यतः जो कि 3 अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, याद रखिएगा। कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, जिसमें कि सबसे जो कि शुद्ध रूप होता है तो वो हीरा होता है, और सबसे कठोर भी होता है, याद रखिएगा कि सबसे शुद्ध रूप एवं कठोर रूप जो कि हीरा होता है। वैसे इसके मुख्यतः 2 अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट, याद रखिएगा। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 यहाँ पर कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। तो याद रखिए एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, तो एक्सरे का आविष्कार जो हुआ था वो रॉन्टजन के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। एक्सरे का आविष्कार जो कि रॉन्टजन के द्वारा किया गया था, विलियम रॉन्टजन के द्वारा, याद रखिएगा। और ये कब किया गया था, तो याद रखिए 1895 ईस्वी में, याद रखिएगा 1895 ईस्वी में जो कि यहाँ पर एक्सरे का आविष्कार किया गया था। और इस डेट को जो कि यहाँ पर रेडियोलॉजी के रूप में जाने देते हैं, याद रखिएगा। रेडियोलॉजी दिवस के रूप में जो कि इस दिन को मनाया गया था, याद रखिएगा। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 यहाँ पर कि किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। तो याद रखिएगा मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था, तो तांबा का प्रयोग जो कि सर्वप्रथम मानव द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 यहाँ पर कि अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है। तो याद रखिएगा अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखता है, तो वो काला दिखता है। अब काला क्यों दिखता है, ये भी क्वेश्चन है कि ये भी बनता है काला क्यों दिखता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला क्यों दिखता है, तो याद रखिएगा वहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, यानी कि ऑक्सीजन वहाँ पर नहीं होता है, इस वजह से जो कि आकाश का रंग काला दिखाई पड़ता है वहाँ से। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 यहाँ पर कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। तो याद रखिएगा दूरबीन का आविष्कार जो कि गैलीलियो गैलीली के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा गैलीलियो गैलीली के द्वारा। और कब किया गया था, ये 25 सितंबर, याद रखिएगा 25 सितंबर 1608 ईस्वी को किया गया था, याद रखिएगा 25 सितंबर 1608 ईस्वी को जो कि गैलीलियो गैलीली के द्वारा जो कि दूरबीन का आविष्कार किया गया था, याद रखिएगा। और इसमें जो कि यहाँ पर उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों का प्रयोग होता है दूरबीन में, याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 यहाँ पर कि दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है। तो याद रखिए महात्मा गांधी की समाधि कहाँ पर है, तो वो दिल्ली में स्थित है। और ये कहाँ पर यानी कि क्या उसका नाम है, तो राजघाट जो कि इसका नाम है, याद रखिएगा। चलिए अगला यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 74 यहाँ पर कि भारत में जो कि पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो याद रखिए भारत में जो कि पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी, कि ये मुंबई जो कि वर्तमान में मुंबई के नाम से जानते हैं, पहले ये मुंबई कहता था। तो याद रखिएगा ये जो कि वर्तमान में मुंबई से थाने तक चला था। और ये कब चला था, तो याद रखिएगा कि 1853 ईस्वी में जो कि सर्वप्रथम चला गया था लॉर्ड डलहौजी के समय में, याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 यहाँ पर कि भारत में जो कि पहली बार मेट्रो रेल सेवा
किस नगर से प्रारंभ की गई थी? तो याद रखिएगा भारत में जो पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर से प्रारंभ की गई थी? तो ये कोलकाता से प्रारंभ की गई थी, याद रखिएगा। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 यहाँ पर कि भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो याद रखिएगा भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था, जो हम बता चुके हैं। ये 1853 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा 1853 में हुआ था। ये दिल्ली सॉरी मुंबई से लेकर और थाने के बीच जो कि चलाई गई थी। चलिए अगला यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 77 यहाँ पर कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो याद रखिएगा प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो वो जो कि फ्लाइट एंड लीडर राकेश शर्मा थे। और इन्होंने कब की थी अंतरिक्ष यात्रा दी है? 1984 ईस्वी में, जो कि सर्वप्रथम भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे 1984 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 78 यहाँ पर कि भारत के जो कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो याद रखिएगा भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो वो श्रीमती सुचेता कृपलानी थी, याद रखिएगा। कहाँ से थे? ये हरियाणा से थी, याद रखिएगा। श्रीमती सुचेता कृपलानी, याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 79 यहाँ पर कि हरियाणा के जो कि पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये पंडित भगवत दयाल शर्मा जो कि हरियाणा राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने थे, याद रखिएगा। चलिए आगे आए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 80 यहाँ पर कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो कि 24 अक्टूबर 1945 को जो कि सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में जो हुई थी वो अमेरिका में स्थित, याद रखिएगा। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 यहाँ पर कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये न्यूयॉर्क में स्थित, याद रखिएगा। और इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, जो कि हम बता चुके हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 82 यहाँ पर कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के जो कि पहले महासचिव कौन थे? ये त्रिगवेली थे, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम के लिए। चलिए आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 83 यहाँ पर कि इस समय जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश सदस्य हैं? प्रेजेंट में यहाँ पर अभी यहाँ कितने देश सदस्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो कि वर्तमान में 193 देश यहाँ पर इसके जो कि सदस्य हो चुके हैं। चलिए अगला यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 84 यहाँ पर कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देशों के सदस्य होते हैं? याद रखिए संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के जो कितने होते हैं? तो ये 15 देश इसमें जो कि सदस्य होते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 85 यहाँ पर कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य होते हैं? तो याद रखिए अस्थायी सदस्य की अगर बात करें, सॉरी यहाँ पर अस्थायी यानी कि परमानेंट मेंबर की अगर बात करें तो रखिएगा कि ये 5 होते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 86 यहाँ पर कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे स्थित है? याद रखिएगा कि ये द हेग जो कि हॉलैंड में स्थित, याद रखिएगा। द हेग कहाँ पे है? तो ये हॉलैंड में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए अगला यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 87 यहाँ पर कि संयुक्त राष्ट्र संघ के उसके वर्तमान महासचिव कौन है? तो याद रखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है वर्तमान में? तो ये बान की मून है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी। चलिए आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 88 यहाँ पर कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो कि पहली बार हिंदी में भाषण दिए थे इन्होंने। चलिए आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 89 यहाँ पर कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य यानी कि टेम्पोररी जो होता है, तो वो टेम्पोररी के 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, याद रखिएगा। और इसके परमानेंट जो होते हैं वो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, याद रखिएगा। ये दोनों क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में काफ़ी यहाँ पर कन्फ्यूज कर जाते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां यानी कि अभी जो कि प्रेजेंट में इसके 193 सदस्य हैं, जो कि हम बता चुके हैं अभी कुछ देर पहले। तो इसका 193वां सदस्य कौन सा देश बना है? कि दक्षिणी सूडान में, याद रखिएगा। दक्षिण सूडान जो कि इसका 193वां सदस्य बना है, याद रखिएगा। चलिए अगला यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 91 यहाँ पर कि किस विटामिन की कमी से जो कि खून का रुकावट बंद नहीं होता, यानी कि खून का जो कि जमा होना नहीं बनता, यानी कि जमा होता ही नहीं है, तो वह विटामिन के की कमी से, याद रखिएगा। विटामिन के की कमी से जो कि खून का रुकावट बंद नहीं होता है। चलिए अगला यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 92 यहाँ पर कि हिंदी दिवस कब मनाते हैं, यानी कब किस वर्ष कब मनाया जाता है हिंदी दिवस? तो याद रखिएगा हिंदी दिवस जो कि प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 93 यहाँ पर कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जो कि हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था? तो याद रखिएगा संविधान के किस अनुच्छेद में जो कि हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था? तो राष्ट्रभाषा जो कि अनुच्छेद 343 में घोषित किया गया था, याद रखिएगा। अनुच्छेद 343 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आपके सभी एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 94 यहाँ पर कि ओलंपिक खेलों के जो कि एकल स्पर्धा, ध्यान से यहाँ पर देखिएगा कि ओलंपिक खेलों के जो कि एकल स्पर्धा में
स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो याद रखिए अभिनव बिंद्रा थे। और याद रखिए ओलंपिक खेल जो कितने वर्ष का अंतराल पर होता है? तो ये 4 वर्षों के अंतराल पर होता है ओलंपिक खेल, याद रखिएगा। ओलंपिक खेल कब हुआ था? तो ये 2020 में होना था, लेकिन यहाँ पर कोरोना की वजह से जो कि इस खेल को रोक दिया गया था, और ये 2021 में जो कि ये समाप्त हुआ है। तो ओलंपिक के बारे में जो कि एक हम डिटेल में वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड जो कि मोस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम के लिए आने वाले करंट अफेयर के, तो उन सभी क्वेश्चन को हम उस वीडियो में कवर कर चुके हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर चेक कर लीजिएगा। और उस वीडियो को जरूर से जरूर देख लीजिएगा अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो, जहाँ पर करंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस बार टोक्यो ओलंपिक से क्वेश्चन जरूर पूछा ही जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 95। यहाँ पर ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों पर होता है बाद होता है? तो ये 4 वर्षों के अंतराल पर होता है, जो कि जैसा कि हम बता चुके हैं। कि ये 2021 में जो हुआ टोक्यो ओलंपिक, इस ये याद रखिएगा कि 2021 में तो हुआ है एक्चुअल में ये, लेकिन इसके 2020 का ही याद रखिएगा कि 2020 का ही होगा ये। यानी कि अगर इसकी काउंट की जाए तो ये 2016 के बाद जो कि 2020 ही काउंट, यानी कि इसका नाम 2020 ही होगा, टोक्यो ओलंपिक 2020 ही होगा इसका नाम। और ये अगला कब होगा? तो अगला जो कि 2024 में होगा, याद रखिएगा 2024 में जो कि अगला टोक्यो यानी कि ओलंपिक खेल खेला जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 96 यहाँ पर, कि सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिए सन 2016 में जो कि ओलंपिक खेल कहाँ पर हुआ था? तो ये रियो डी जेनेरियो में हुई थी। और कहाँ पर स्थित है? ये ब्राज़ील देश में स्थित है। और इस बार जो हुआ है यानी कि 2020 में जो हुआ था, 2021 में यानी कि, तो ये हुआ है जापान में। जापान में जो कि जापान की राजधानी टोक्यो में ही हुआ है, याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखते क्वेश्चन नंबर 97 यहाँ पर, कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय जो कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये 10 दिसंबर को जो कि प्रत्येक वर्ष मनाते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 98 यहाँ पर, कि हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध होती है? तो याद रखिए हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस जो कि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध होती है? तो ये मुर्राह नस्ल की भैंस जो कि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध होती है, ये सबसे ज़्यादा जो कि दूध देती है, याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99 यहाँ पर, ये प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिए शीतला माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये गुड़गांव में स्थित है। गुड़गांव कहाँ पे है? तो ये मुंबई में स्थित है, याद रखिएगा। गुड़गांव कहाँ पे स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 100 यहाँ पर, कि विशाल हरियाणा पार्टी जो कि किसने बनाई थी? तो याद रखिएगा विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? ये राव वीरेंद्र सिंह के द्वारा जो कि इस पार्टी का निर्माण किया गया था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिएगा। इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लुसेंट जी के सीरीज़ का जो पूरा यानी कि 1000 का प्रश्न देखना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करके और सभी वीडियो को देख सकते हैं पार्ट वाइज पार्ट। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।